ये कहते ही वो मुड़कर धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये दादाजी ने भी क्या काम कह दिया मुझे, ये तो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा काम है। आज भी भाई तैयार हुए हैं या नहीं पता नहीं, कहीं लैपटॉप लेकर तो नहीं बैठे हैं। चल भाई रेहान लग जा काम पर। ये कहते हुए वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था कि ऊपर से किसी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ के साथ साथ किसी की रोबदार आवाज आती है, मैंने कहा था ना मुझे वो फाइल अभी के अभी मेरे कमरे में चाहिए। ये जोरदार आवाज सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें ऊपर की तरफ घूम गई। लेकिन तभी दिग्विजय जी ऊपर देखते ही कहते हैं, रुद्र बेटा। दिग्विजय जी की आवाज सुनते ही रुद्र ने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को शांत करके अपनी शेरवानी को ठीक करते हुए अपने कुछ दोस्तों के साथ नीचे आने लगा। अभी भी सबकी नजरें उस पर ही टिकी थी। आज सुनहरे रंग की दूल्हे की पोशाक के साथ सिर पर लाल रंग का साफा, गले में हीरों का हार पहने रुद्र किसी राजघराने के राजकुमार जैसा लग रहा था। इसलिए दादाजी भी उसे नीचे उतरते हुए अपनी नम आंखों से उसे देखकर मुस्कुराने लगे। आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था। उसे नीचे आते देख रेहान लंबी सी सांस लेते हुए खुद से कहता है, आह चलो आज तो बच गया मैं। लेकिन फिर अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए रुद्र की तरफ देखकर कहता है, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कि दूर दूर तक लड़कियों से कोई वास्ता ना रखने वाले हमारे रुद्र भाई इस शादी के लिए मान कैसे गए। रुद्र के नीचे आते ही दिग्विजय जी ने अपने पोते की नजर उतारी और फिर थोड़ी ही देर में पूरे गाजे बाजों के साथ रुद्र की बारात लड़की वालों की तरफ पहुंच गई, जहां बारात का जोरों शोरों से स्वागत किया गया। बारात के आने पर बाराती चौखट पर नाचने में लगे हुए थे कि तभी घबराई हुई अन्या एक हाथ से अपना लहंगा पकड़े हुए सीढ़ियों से भागते हुए आए और सुजाता जी के पास आकर कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर सुजाता जी अपनी आंखों को बढ़ाकर हैरानी से कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है अन्या? अन्या ने हाँफते हुए कहती है, मौसी जी मैं ठीक कह रही हूँ, चलिए आप खुद चलकर देख लीजिए। उसकी ये बात सुनकर सुजाता जी उसके साथ दिव्यंका के कमरे की तरफ चली गई। उन्हें ऐसे जाते हुए देख दिव्या भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। जैसे ही सुजाता जी दिव्यंका के कमरे में पहुंची, वो कमरे के चारों तरफ देखते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकती है दिव्यंका? देखो यही कहीं होगी। तभी उनके साथ आए अन्या कहती है, नहीं मौसी जी हम सच कह रहे हैं, आपके कहने पर जब मैं यहाँ दिव्यंका दीदी को देखने आई तो वो यहाँ नहीं थी। तभी पीछे से एक लड़की जिसने मजंटा रंग का लहंगा पहना हुआ था, वह अपने दोनों हाथों से अपना भारी सा लहंगा पकड़े सुजाता जी और अन्या की बातें सुनकर कहती है, अरे ऐसे कैसे दिव्यंका कहीं जाएगी, मैं देखती हूँ। ये कहते हुए वो कमरे के बाथरूम में देखने लगी और जब उसे भी वहां दिव्यंका नहीं मिली तो वो कमरे के दूसरी तरफ बनी बालकनी की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी उसकी नजर बेड पर रखे दुल्हन के जोड़े के ऊपर रखे एक कागज पर पड़ी, जिसे वो झट से उठाती है और जोर से पढ़ना शुरू कर देती है, माँ पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये शादी नहीं कर सकती इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। आपकी दिव्यंका। ये शोर सुनकर बहुत सारे लोग दिव्यंका के कमरे में आ चुके हैं। लेकिन ये पढ़ने के बाद उस लड़की जिसका नाम दिव्या था, जो दिव्यंका की बड़ी बहन यानी राठी साहब की बड़ी बेटी, उसने अन्या की तरफ अचानक इशारा करते हुए कहा, माँ मुझे तो लगता है दिव्यंका को यहाँ से भगाने में इसी का हाथ है। लेकिन इससे पहले कि सुजाता जी कुछ कहती, वहां उनके पास खड़ी सारिका जी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रही हो दिव्या बेटी, हमारी अन्या भला ऐसा क्यों करेगी? दिव्या को ऐसे घूरते हुए देख अन्या दौड़कर अपनी माँ का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। इससे पहले कि दिव्या या कोई और कुछ कहता, कोई अपनी रौबदार आवाज में कहता है, बिल्कुल सही कह रही है दिव्या। हम जानते थे आप लोगों से हमारे परिवार की खुशी देखी नहीं गई। मुझे तो लगता है इसके साथ इस साजिश में आपका और वर्मा जी का भी हाथ है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, छोड़ूंगा नहीं किसी को। बता दीजिए मुझे मेरी बेटी कहाँ है वरना। तभी सुजाता जी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठते हुए कहती है, अब क्या जवाब देंगे हम लड़के वालों को, सोचिए जी कहीं बारात वापस लौट गई तो। तभी दरवाजे की तरफ से एक बार फिर कोई अपनी रोबदार आवाज में कहता है, बारात तो खाली हाथ अब वापस नहीं जाएगी। क्या वजह थी कि इतने बड़े खानदान का पोता रुद्र रॉय, जिसे दुनिया की कोई भी लड़की मिल सकती थी, वो एक मामूली खानदान की लड़की से शादी करने के लिए राजी हो गया? आखिर चौहान साहब ने किसे चुना अपने पोते के लिए? क्या आज बदल जाएगी अन्या की जिंदगी? अन्या के कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। वो अभी भी वहीं खड़े होकर अपने पापा की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। उसे अभी भी इंतजार था कि शायद उसके पापा ये सब होने से रोक देंगे, लेकिन जब उसके पापा ने रोते हुए उसकी तरफ देखा तो उसकी वो उम्मीद भी टूट गई। वो आज अपने पापा की आंखों में लाचारी साफ देख पा रही थी, इसलिए चुपचाप रोते हुए अपनी माँ के साथ अंदर चली गई।
सभी लोग धीरे धीरे करके उस कमरे से चले गए। अन्या एक बेसुध बेजान लाश की तरह आईने के सामने तैयार होने के लिए खड़ी हो जाती है। उसकी जिंदगी के सारे सपनों का उसके सामने खून जो हो रहा था। वो इतनी मजबूर थी कि कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अपने सपनों के लिए हर समय सबसे लड़ने को तैयार रहने वाली लड़की आज चुपचाप अपने उन्हीं सपनों का अपने ही हाथों से गला घोंटने जा रही थी। अगले 10 मिनट में जब अन्या को दुल्हन के लिबास में तैयार करके नीचे लाया गया तो किसी की भी आंखें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर अन्या थी ही इतनी खूबसूरत और मासूम। गोल चांद सा चेहरा, जिसे देखकर एक बार तो चांद भी शर्मा जाए। लाल रंग के उस दुल्हन के जोड़े में अन्या इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो किसी राजघराने की रानी उतर रही हो। शायद रुद्र जैसे राजकुमार के लिए अन्या जैसी राजकुमारी ही बनी थी, इसलिए इस तरह उन दोनों का रिश्ता जुड़ रहा था। खैर, इस धरती पर अक्सर वही होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती है। एक पल के लिए तो अन्या को देखकर रुद्र की नजरें भी उसके मासूम चेहरे पर रुक गई। थोड़ी ही देर में शादी की सारी रस्में होने के बाद जब फेरों की बारी आई, अन्या बेसुध सी हालत में धीरे धीरे चल रही थी। ये देखकर रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने झट से अन्या का हाथ कसकर पकड़ा और जल्दी जल्दी फेरे लेने लगा, मानो जैसे शादी किसी जबरदस्ती में कर रहा हो। फेरे पूरे होते ही रुद्र अन्या का हाथ छोड़कर मंडप से नीचे उतरकर जाने लगता है। उसे ऐसे जाते देख सभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी दिग्विजय जी रुद्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे रुद्र बेटा, कहाँ जा रहे हो? अभी तो विदाई की रस्म होनी बाकी है। दादाजी की आवाज सुनकर रुद्र वहीं रुक गया और अन्या के पास वापस आकर उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहता है, ये लीजिए और चलिए अब यहाँ से। बस हो गई विदाई। वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है। अभी कुछ ही देर में हम लोगों की फ्लाइट है मुंबई के लिए है, और आज के बाद इन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये कहते हुए वो अन्या को लेकर आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे उसके परिवार के बाकी लोग भी जाने लगे। कुछ देर में ही चौहान परिवार अपनी बहू अन्या को लेकर गाड़ियों में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अन्या ने जब उन पेपर्स को पकड़ा नहीं तो रुद्र ने उसके हाथ में थमा दिए। अन्या में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें खोलकर देख सके। रुद्र हंसते हुए कहता है, इससे खूबसूरत तोहफा मेरी बीवी के लिए हो ही नहीं सकता था, इसलिए बड़े आराम से इसे पढ़कर इस पर साइन कर देना। मैंने तो साइन कर दिया है। और एक बात, ये कोई प्रॉपर्टी या किसी बंगलों के कागजात नहीं है, बल्कि ये डिवोर्स पेपर्स हैं। आज से हम शादीशुदा तो हैं, लेकिन सिर्फ दुनिया की नजरों में। हमारे बीच पति पत्नी के रिश्ते जैसा कुछ भी नहीं होगा, और ये रिश्ता भी सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा। उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते और मैं अपने। ये शादी मैंने दादाजी के कहने पर की है। अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं तो चला सोने, लेकिन हाँ, याद रहे कल सुबह तक मुझे इन कागजात पर तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। ये कह रुद्र कपड़े बदलने के लिए बाथरूम की तरफ चला गया। इधर अन्या अपने हाथ में उन पेपर्स देखकर लड़खड़ा गई। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और पास रखी चेयर पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसकी जिंदगी का एक ऐसा दिन है जो एक के बाद एक तूफान आए जा रहे हैं। फॉर ऑकवर्ड सिचुएशन। बाथरूम का दरवाजा खुलता है और रुद्र बाहर आता है। रुद्र अन्या को इग्नोर कर चुपचाप आकर अपने बेड पर सो जाता है। उसे सोता देख अपने मुंह पर हाथ रखकर अन्या खुद को रोने से काफी से रोकती है, पर उसकी कोशिश एकदम बेकार हो जाती है। वहीं रुद्र अन्या के रोने की आवाज सुनकर बेचैन हो जाता है। रुद्र को समझ नहीं आ रहा है कि अन्या को क्या हो रहा है। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपनी जगह से उठकर अन्या के पास जाता है। उसकी नजर फिर उसके चेहरे पर टिक जाती है। अन्या सोफे के कोने में दुबक कर सो रही थी। ये देख रुद्र को बुरा लगता है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पेपर्स पर पड़ती है। रुद्र जल्दी से उठाकर उसे चेक करता है। पेपर्स काफी जगह से गिले थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि यह अन्या के आंसुओं के कारण हुआ था। रुद्र पेज पलटता है और देखता है अन्या ने उस पर साइन कर दिया था। ये देख रुद्र को न जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये तो उसी का फैसला था। रुद्र पेपर का वो सेक्शन खोलता है जहां अन्या को पैसों की रकम भरनी थी। वो कॉलम ब्लैंक देखकर रुद्र ठहर सा जाता है। वो अन्या को कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? इतना बड़ा मौका तुमने बस गंवा दिया। रुद्र ने आज तक इतनी सारी लड़की देखी थी जो पैसों के लिए उसके साथ सोने को भी तैयार रहती हैं। कोई लड़की अगर उसके पास आई है तो वो सिर्फ पैसों के लिए, लेकिन अन्या ने पैसों में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई और इतनी आसानी से उन पेपर्स पर साइन कर दिए। रुद्र अपने ख्यालों में गुम था, तभी उसकी नजर अन्या पर जाती है जो शायद ठंड से खुद में सिमटी जा रही थी। ये देख रुद्र जल्दी अपने बेड से ब्लैंकेट और पिलो लेकर आता है। जैसे ही रुद्र उसे कंबल उड़ाने लगता है, अन्या उसकी बाजू पकड़कर उससे लिपट कर सो जाती है।
अन्या सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि रुद्र उसे खुद से जैसे दूर ही नहीं कर पा रहा था। उसे ये भी नहीं पता चला कि कब वो उसे देखते देखते उसके बगल में सो गया। रुद्र और अन्या एक दूसरे के आगोश में बेफिक्र सो रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि कैसे एक मजबूरी का बना रिश्ता उन्हें करीब लाने की तैयारी में था। सुबह के 6 बज रहे थे। रुद्र और अन्या एक दूसरे से लिपटकर आराम से सो रहे थे। वैसे रुद्र की नींद तो काफी कच्ची हुआ करती थी और वक्त से पहले उठने की उसकी आदत थी, लेकिन आज उसे वक्त का कुछ होश ही नहीं था। वो काफी लंबे अरसे के बाद ऐसी मीठी नींद सो रहा था। रुद्र उठता है। उसकी नजर खुद ब खुद अपनी बाहों में सुकून से सो रही अन्या पर चली जाती है। अपने आसपास एक बार नजर घुमाता है। वो अन्या के साथ सोफे पर एक ही ब्लैंकेट ओढ़े सो रहा था। वो झट से अपना एक हाथ उसकी कमर से हटाता है, लेकिन तभी अन्या नींद में रुद्र को कसकर पकड़ लेती है, जिसकी वजह से रुद्र हिल तक नहीं पाता है। अन्या की इस हरकत पर रुद्र उसे गुस्से में एक नजर देखता है, लेकिन नींद में सोई हुई अन्या को देख उसका गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है। उसका हाथ खुद ब खुद उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगता है। अपनी उंगली से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए उसे प्यार से देखने लगता है। रुद्र को ना जाने क्यों आखिर उसे ऐसे देख सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन रुद्र की चुभन का एहसास होते ही अन्या अपनी आंखें अचानक खोल देती हैं। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, उनमें एक अलग ही कशिश थी, जिसकी वजह से वो उस पल में कहीं खो से गए। क्या होगा इनकी ऐसी मजबूरी में कि शादी का नतीजा? क्या चल रहा है रुद्र के दिमाग में जो उसने ऐसी शर्त रखी अन्या के सामने? जाती है। ब्लू कलर का बॉडी फिटेड सूट में उसके फीचर्स काफी निखर रहे थे। रुद्र जानबूझकर उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करता है ताकि उनके बीच सुबह वाली सिचुएशन न हो। वो अपने बाल ठीक करते हुए मिरर में अन्या के अक्स को देख रहा था, क्योंकि उसकी नजर न चाहते हुए भी अन्या से नहीं हट रही थी। तभी किसी ने कमरे का दरवाजा नॉक किया। रुद्र अंदर आने को कहता है तो एक नौकर अपने हाथ में एक शॉपिंग बैग लेकर अंदर आता है। वो रुद्र और अन्या को ग्रीट करता है। रुद्र को देखकर कहता है, सर, दादाजी ने छोटी मैडम के लिए कपड़े भिजवाए हैं। ये बोल वो पैकेट आगे करता है और कहता है, सर, आपको दादाजी अपने कमरे बुला रहे हैं। रुद्र उसे बैग टेबल पर रखने का इशारा कर उसे जाने को कहता है। फिर अन्या को उस पैकेट को उठाने का इशारा करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। अंडस्को। रुद्र के मना करने के बाद भी अन्या कैसे बनाएगी उसके दिल में जगह? क्या चल रहा है दादाजी के दिमाग में? आखिर क्या वजह थी जो दादाजी ने उनकी शादी करवाई? अंडस्को। आखिर क्यों आज तक ये घर घर नहीं बन पाया? क्या होगा अन्या का फैसला? क्या निभा पाएगी वो दादाजी की दी जिम्मेदारी, या फिर उलझ कर रह जाएगी रुद्र के साथ हुए इस अनचाहे रिश्ते में? आगे क्या तूफान लाने वाली है अन्या की जिंदगी? क्या सच में टूट जाएगा अन्या का रिश्ता उसके माँ पापा के साथ? जानने के लिए पढ़ते रहिए।